तो आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे प्रोफेसर भूमिनाथ त्रिपाठी जी, प्रसिद्ध जैव प्रौद्योगिकी विज्ञानी हैं और कई प्रशासनिक दायित्वों का आपने निर्वहन भी किया है विश्वविद्यालय के। इसके पहले भी बिलासपुर विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हैं। मैं प्रोफेसर प्रेम सिंह डहरिया, हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और माननीय भाषा संकाय मैं अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज की सार्थक बातचीत हम शुरू करते हैं प्रोफेसर भूमिनाथ त्रिपाठी जी से। तो सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए, फिर अपन आगे बातचीत और करेंगे। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है अम्बेडकर नगर जी, उसके एक बड़े रिमोट एरिया में का रहने वाला हूँ गाँव का। और जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बेसिकली एक किसान परिवार है, क्योंकि भारत में मोस्टली गांव में रहने वालों का एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जी 70% आबादी गांव में बसती है। तो गांव में बसती है और गांव में मुख्य जो उनका पैसा होता है वो कृषि ही होती है। तो हम लोग बेसिकली किसान परिवार को बिलोंग करते हैं। और मेरे ग्रैंडफादर जो है वो खेती के साथ साथ उन्होंने नौकरी भी शुरू कर दी थी, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर हो गए थे। फिर उसके वजह से उन्होंने अपने सारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छे से दी। तो एक हमारे जो परिवार का बैकग्राउंड है वो बड़ा मिक्स टाइप का है, कि जिसमें बिजनेस भी होता है, खेती भी होती है, जिसमें राजनीति भी है, जिसमें नौकरी भी है, विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन सब बड़े ही शिक्षित हैं। और बेसिकली सबका पहला एम यही रहता है कि उनको किसी तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, चाहे विषय कोई भी हो, विषय कोई दबाव नहीं रहता परिवार में। यहाँ तक मेरे पिताजी ने कभी हमसे नहीं कहा कि तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो मैं पढ़ता चला गया रास्ता अपने आप बनता गया। तो लेकिन एक रहता है सबको कि आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है। और शिक्षा फिर मैंने शुरुआत तो गाँव से ही की थी। उसके बाद फैजाबाद, पहले अम्बेडकर नगर और फैजाबाद एक ही जिला होता था। मायावती जी ने 1992 में उसको अलग कर दिया, 2 जिले बना दिए। तो हम लोगों का जिला जो है वो फैजाबाद ही लगता था, जिसको अयोध्या का नाम दे दिया गया है जी। तो अधिकांश शिक्षा फैजाबाद में हुई। हाँ, अधिकांश शिक्षा जो है वो फैजाबाद में हुई। उसके बाद मैं फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैंने PhD किया वनस्पति विज्ञान विभाग में। 2002 में मैंने PhD के दौरान जो है मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। और जो मेरे सुपरवाइजर रहे प्रोफेसर JP गौड़, वो बड़े ही अच्छे टीचर और बड़े ही अच्छे एक साइंटिस्ट रहे हैं, जिनसे मुझे बहुत ही सीखने को मिला। और वहीं से मेरे करियर में, मेरे सोच में, मेरे समझ में एक बड़ा दूसरे तरीके का बदलाव आया, जिसमें मुझे साइंस में जाने की बड़ी प्रेरणा दी। और एक मुझे लगा कि मुझे कुछ विज्ञान में, जीव विज्ञान में, बायोटेक्नोलॉजी में, वनस्पति विज्ञान की। अगला प्रश्न मेरा वही था कि आपकी रुचि जो है वो कैसे जागे थी। तो वही जो मैं PhD कर रहा था सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर JP गौड़ जी के साथ, तब वहाँ जो मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा, जब पेपर रिसर्च पेपर में पढ़ता था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप सारे रिसर्च पेपर जो आपके क्षेत्र के हैं, जो एरिया से थोड़े हट के भी हैं, उनको रोज पढ़िए। तो मैंने एक आदत बना ली थी कि मैं रोज एक सुबह रिसर्च पेपर पढ़ता था, कहीं से पुराना नया कहीं से डाउनलोड करके। उस समय इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी, तो हम लोग चिट्ठी लिख के विदेशों में चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी से मंगाते थे, आता था वहाँ से पोस्ट से, तो उसको हम लोग पढ़ते थे। तो रोज एक जो है शोध पत्र में किसी का पढ़ता था, जिससे बड़े आइडिया आते थे। और उन्हीं को पढ़ के सर एक ऐसा इनकरेजमेंट मन में आ गया कि विज्ञान में लगा कि बहुत कुछ किया जा सकता है। और मेरी ज़्यादा बढ़ती चली गई, खासकर ये वनस्पति क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ, और तभी से चीज़ें होती चली गई। देखिए, उस समय की सोच आप बता रहे हैं कि जो एक पेपर ये विषय का भी नहीं है तो पढ़ना चाहिए। तो आजकल वही जो नई शिक्षा नीति आई है, हाँ, तो कॉम्बिनेशन की बात करें, आर्ट्स वाला साइंस पढ़ेगा, साइंस वाला आर्ट्स पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, तो वह चीज अभी भी लागू हो रही है मातृभाषाओं की तरफ, क्षेत्रीय भाषा। जैसे सर मैं बच्चों को मजाक में कहता भी हूँ, जैसे तो प्रोफेसर हूँ, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे कभी केबिन में आएंगे तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की किताबों के अलावा ज्योग्राफी की किताब मिलेगी, आपको कुछ और केमिस्ट्री की किताब मिलेगी, फिजिक्स की भी मिल सकती है।
मेरे गुरु जी भी कहते थे, और मेरी खुद की सोच है कि हमें विविध तरीके से मल्टीडिसिप्लिनरी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तभी हमारा अच्छा विकास हो सकता है। और मैं अपने छात्रों को भी हमेशा कहता हूँ कि अगर अच्छा बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है तो तुम ज्योग्राफी पढ़ो। तो उनको थोड़ा लगता है कि ये क्या होता है, हाँ, हर क्षेत्र की जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने से सर ये होता है कि हम पूरा दुनिया का क्या स्ट्रक्चर है, विश्व कैसा दिखता है, विश्व में कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है समाज की चीज़ों से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकता है। तो अगर आप ज्योग्राफी के ही जानकारी आपको नहीं रहेगी तो विश्व में समाज में क्या समस्याएं हैं आप जानेंगे ही नहीं। मतलब अपने विषय से बाहर भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। ये अगला प्रश्न ये है सर, थोड़ा सा विषय से संबंधित भी है। ये आपने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी और आपका झुकाव कैसे है, इस पर बातचीत हो भी गई। अब जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीवों और जीवन तंत्रों से संबंधित अध्ययन और समस्या के समाधान की बात की जाती है। इस संदर्भ में थोड़ा सा आप बताएंगे। और उसी से लगा प्रश्न ये भी है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवंशिकता, रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य और जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन और ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। इस संबंध में भी दोनों प्रश्न लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा इस संबंध में बताएंगे तो ठीक रहेगा। जैव प्रौद्योगिकी का सर जो देखा जाए तो उसमें बहुत ही स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप है और संभावनाएं इतनी अधिक हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपने इसमें पूछा भी, चाहे हम पर्यावरण की बात करें, चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम चिकित्सा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का बड़ा ही महत्व। आज कोविड-19 के समय में वैक्सीन जो बनाई जा रही है वो भी उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका है। आप एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी में जैसे हम लोग ये शोध कर रहे हैं कि ये जो फॉसिल फ्यूल है ये खत्म होने वाले हैं, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जल्दी समाप्त हो जाएंगी क्योंकि ये धरती के अंदर से निकाले जाते हैं। तो कुछ अल्टरनेट एनर्जी की बातें होती हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के क्या स्रोत हो सकते हैं। तो ये कुछ जो आप सोलर एनर्जी देखते हैं, उसके अलावा भी एक है कि बायोलॉजिकल सोर्सेज, कि जो हमारे ये वनस्पतियां हैं इनके बायोमास को, जिसको हम इसके बायोमास को यूज करके हम कुछ एनर्जी निकाल सकते हैं, बायो एनर्जी जिसे कहते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इस पर हम लोग शोध भी कर रहे हैं। तो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम करेगा। बहुत सारे जो पौधे हैं उनसे तमाम मेडिसिनल कंपाउंड निकाले जा रहे हैं, निकाले जाएंगे भी। यहाँ की देखिए चाइना में अभी 2-3 साल पहले एक बड़ी ही अच्छी औषधि खोजी गई जिसमें उनको नोबेल प्राइज में मिला, जो कि उसमें हम इंडिया में पहले से काम करते आ रहे हैं। अपने यहाँ आयुर्वेद है ही जिसमें तमाम अपने यहाँ समस्या ये कि पेटेंट नहीं करा दी, इतनी थोड़ी सी जागरूकता है। पेटेंट के साथ आयुर्वेद के पेटेंट की बात नहीं सर, अपने यहाँ जो है वो उतनी गंभीरता रिसर्च को लेके नहीं, ये समस्या है। उसके लिए अब हम क्या कहें, कौन जिम्मेदार, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हो सकते हैं, जो सिस्टम में जुड़े लोग हम जिम्मेदार हो सकते हैं कि, और छात्र भी जिम्मेदार हैं, अध्यापक भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो गंभीरता होनी चाहिए शोध को लेकर वो गंभीरता नहीं है, उसका अभाव है। इसीलिए हम चाइना हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, उनकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जैसे आपने कृषि की बात की, कृषि के क्षेत्र में सर जैसे आसपास अमरकंटक में तमाम जमीनें हैं, कृषि योग्य जमीन है, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें खेती बहुत अच्छे से पैदावार नहीं हो रही है। तो उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे उसमें फर्टिलाइजर डालने की कोशिश करते हैं, पेस्टिसाइड डालने की कोशिश करते हैं, जिससे वातावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी में उसका भी रास्ता है, क्यों हमें देखना पड़ेगा कि इस जमीन में क्या ऐसी चीज है जो पैदावार को रोक रही है, या इस वातावरण में कौन सी ऐसी चीज है जो पैदावार को रोक रही है। उस रुकावट को कंट्रोल करने वाले या उस रुकावट से लड़ने की क्षमता वाले फसलें तैयार करनी होंगी। अब जैसे अपने देश में है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या जो इस तरह से ट्रांसजेनिक क्रॉप में उनका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हम ट्रांसजेनिक विधि से ही क्रॉप को बनाएं। नई फसलों को ट्रांसजेनिक विधि से बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी तमाम पुरानी फसलें हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि अपनी इंडिजिनस क्रॉप हैं,
उनके तमाम ऐसे जीन हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके, एक दूसरा तरीका है मॉलिक्यूलर मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग, उसके माध्यम से, या स्मार्ट ब्रीडिंग इसको कहते हैं, इसके माध्यम से हम ऐसी फसलें बनाएंगे जिसमें जीन का कोई इधर उधर का जो है ट्रांसजेनिक नहीं रहेगा। और ये जो रुकावट है, लीगल समस्या है, लोगों के अंदर ये बात है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें नहीं यूज करनी चाहिए, उस समस्या का भी समाधान है कि हम उससे अच्छी फसलें बना सकते हैं एक दूसरे तरीके से, जिसको हमने बताया कि मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग कहते हैं, स्मार्ट ब्रीडिंग कहते हैं। और पर्यावरण की बात हम करते हैं, पर्यावरण में जैसे आसपास तो कोयला की खदान है, जमीनें खराब हो जा रही, खेती योग्य जमीनों में भी उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत खादों का प्रयोग करने से भूमि जो बंजर हो जा रही। तो उसके लिए भी सर बायोटेक्नोलॉजी में तरीका है कि कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, जिसके बैक्टीरिया जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म यूज करके हम उस जमीन को ठीक कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको जो कंटामिनेटेड या पॉल्यूटेड जमीन है उसमें लगा दें, तो वो पौधे उस जमीन को ठीक करके फिर से उसको उपजाऊ बना सकते हैं। तो इस तरह के तमाम जो है हर क्षेत्र में, चिकित्सा का मैंने बताया ही, पर्यावरण का मैंने बताया ही, कृषि का बताया ही, तो हर क्षेत्र में सर बायोटेक्नोलॉजी का भूमिका है। अभी ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोरोना काल का, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इसमें उपयोग है जी। तो इसमें कुछ प्रयास किए गए कि देश में आए, अपने देश में, और सैनिटाइजर वगैरह के साथ आपने भी कुछ सैनिटाइजर बनाया है, तो थोड़ा उसके बारे में भी। शुरुआत में हमने भी सैनिटाइजर बनाया, हमने 2 तरह के सैनिटाइजर बनाए थे। एक तो सैनिटाइजर ऐसा था, क्योंकि सैनिटाइजर जो हम प्रयोग कर रहे हैं मार्केट में मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एल्कोहल, और एल्कोहल के लगातार प्रयोग से आपके हाथों में जो त्वचा है वो खराब होने लगती है। हाँ, तो हमने जो एल्कोहल बनाया था उसमें, ये हमने जो सैनिटाइजर बनाया था उसमें कुछ औषधियों के तत्व डाल दिए थे, जिसकी वजह से वो जो एल्कोहल की निगेटिविटी है या उसका जो नुकसान है वो नहीं हो सकता था। तो वो एक सैनिटाइजर था। दूसरा ये था कि जैसे उस समय था कि हम बाजार से सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, उस पर भी संक्रमण हो सकता है, उसको साफ करने के लिए भी हमने एक वेजिटेबल सैनिटाइजर भी बनाया था। अच्छा। 2 चीजें बनाई थी, दोनों बड़ी इफेक्टिव है, कभी हम देंगे भी। और जैसा आपने कहा कि कोविड में जो वैक्सीन का या जो दवाओं का है, तो सबसे पहले जो नोवेल कोरोना वायरस है सर, इसका क्या जीनोम का सीक्वेंस है या किस तरह का इसके अंदर जेनेटिक चीजें हैं, वो किसी को पता नहीं थी, क्योंकि नोवेल नया है। पुराना जो था वो कोरोना वायरस, उससे नया है। तो बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रयोग करके अभी पहला काम शुरुआत में यही हुआ कि लोगों ने इसके जीनोम सीक्वेंस को पता लगा लिया। अब इसके जीनोम के सीक्वेंस का पूरा पता लगने के बाद अब चीजें आसान होती जा रही हैं कि अब हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं। और उसी की वजह से जो तमाम वैक्सीन बनना शुरू हुई, लगभग 128 वैक्सीन पूरी दुनिया में बन रही है। कुछ तीसरे फेज तक पहुंच गई हैं, कुछ दूसरे फेज में है। कुछ क्या उम्मीद कर सकते हैं 2-3 महीने में कुछ परिणाम आ सकते हैं इसके क्या वैक्सीन के लिए? मुझे लगता है कि सर हमें 2 महीने में कम से कम 1 आध वैक्सीन तो मिल ही जाएगी जिसको प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी स्थिति है। चलिए, ये तो आपके विषय से संबंधित बातें हो गई। आपने विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का, प्रशासनिक अकादमिक दायित्वों का निर्वहन भी किया है। R&D सेल के समन्वयक भी आप हैं, सेंट्रल परचेज कमेटी के भी आप चेयरमैन हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी आप हैं, और विज्ञान के अधिष्ठाता भी हैं, विज्ञान संकाय के। तो ऐसे महत्वपूर्ण दायित्वों में आप रहे हैं और हैं अभी वर्तमान में। तो प्रशासनिक अनुभव के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे रहा है आपके विश्वविद्यालय के? प्रशासनिक अनुभव सर इसमें तो, क्योंकि जैसे आपने बताया चेयरमैन CPC परचेज कमेटी, तो इसमें प्रशासनिक में इसमें भारत सरकार के बड़े अच्छे नियम हैं कि आपको उनका एक, उसको GFR कहते हैं, जो क्रय विक्रय से संबंधित एक नियम है वित्त मंत्रालय का, उसी को आधार बना के अगर आप काम करें तो बड़ा आसानी से होता है, उसमें कहीं कुछ सोचने या यहाँ पे कार्यकाल में देख रहा हूँ, मैं भी विश्वविद्यालय में हूँ, तो इस संबंध में काफी प्रगति हुई है, काम नहीं रुक रहा है। किसी का भुगतान करना हो या किसी को सामान मिलना हो
तो इसमें विलम्ब नहीं हो रहा है, ये कैसे कर पाते हैं? ये सर इसमें बस केवल लगन के साथ लगे रहते हैं, नियमों को पालन करते हुए, क्योंकि नियम जो है वो बड़े ही साफ लिखे हुए हैं। थोड़े अधिक समय भी देना पड़ता होगा। हाँ, समय लगाना पड़ता है, लेकिन उन नियमों को अगर हम उसकी व्याख्या करें तो बहुत आसानी से हर समस्या का समाधान उसी में निहित होता है। अब छात्र कल्याण अधिष्ठाता भी हैं, तो छात्रों के लिए सर मैं हमेशा सोचता भी रहता हूँ, और इससे पहले आप ही के पास वो दायित्व था, और छात्रों के कल्याण के लिए जैसे स्कॉलरशिप का हो गया, उनके तमाम और सुख सुविधाओं की या तमाम कल्याण की योजनाएं हैं या चीजें हैं, कोचिंग है, अपना ये रिमीडियल कोचिंग चलती है, CST के लिए जो है कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलते हैं। अभी कोविड की वजह से बंद है, लेकिन इनकी व्यवस्था है। और जैसे पानी पीने की व्यवस्था भी हमने की है कि हर फैकल्टी में एक वाटर कूलर रहेगा, प्यूरिफायर रहेगा, बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था होगी। छात्रावासों में रहेगा, मेगा मेस में रहेगा, और अभी और भी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारा प्लान है कि किस तरह से अगर कोविड-19 के बाद बच्चे वापस आते हैं तो उनको हम सुरक्षित रखेंगे, संक्रमण से वो बचे रहें। उसके लिए हमने प्रयास करके अपने 2 पदों का फायदा उठाया है, तो छात्र कल्याण अधिष्ठाता का और ये क्रय समिति के अध्यक्ष होने का, कि हमने जो चिकित्सालय अपना उसको सुदृढ़ करने की दिशा में कुछ काम किया है कि अगर कोई छात्र या छात्राएं अपने पास आते हैं तो कम से कम उनका 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना सके, उनको जो प्राथमिक चिकित्सा है तुरंत उपलब्ध करा सके। अस्पताल में कि अलग से भी, और अच्छा, अस्पताल में भी जो उनका आइसोलेशन वार्ड होगा वो अलग से उसकी व्यवस्था की है। उसके लिए बेड आए हैं, उसके लिए ट्रे आए हैं, ट्रॉली आई है, तमाम चीजें आई, व्हील चेयर आए हैं, प्राथमिक व्यवस्था को मिला के यहाँ पे। और यहाँ भी जो अपना विश्वविद्यालय है चिकित्सा केंद्र, यहाँ भी कुछ ऐसे उपकरण आ गए हैं जिससे कम से कम आपके जो बेसिक टेस्ट होते हैं किसी को बीमार होने, वो सारे टेस्ट हो जाएंगे। तो कम से कम एक तुरंत हम चिकित्सा उपलब्ध कराने की स्थिति में आ चुके हैं। और भी मेरी सोच ये है कि वो छात्रावासों में जब आएंगे तो उनमें कुछ ऐसी चीजें की जाएं कि उनको संक्रमण ना हो या वो बचे रहें। उसके लिए भी जैसे हमने कुछ गाइडलाइन एक बना रहा हूँ कि छात्रों को किस तरह से वहाँ रखा जाए, और पहले तो पूरा छात्रावास सैनिटाइज कराना पड़ेगा। ये सब सैनिटाइज एक बार हो भी चुका है, और सैनिटाइज कराने के लिए भी हमने करीब 1000 लीटर एक केमिकल बनाया है जिससे सैनिटाइज करते हैं, जिसको सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं, वहाँ पे रखा है कि उससे भी हम सारे कमरों को सैनिटाइज कराएं, सारे क्लासरूम को सैनिटाइज कराया जाएगा। अब विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता भी हैं, तो आप कितने डिपार्टमेंट आपके उसमें आते हैं फैकल्टी के? सर विज्ञान संकाय में 8 विभाग हैं, जिसमें वनस्पति विज्ञान है, जैव प्रौद्योगिकी है, रसायन विज्ञान है, फिजिक्स है, पर्यावरण विज्ञान है। तो इसमें आपके जो शोध होते हैं वो केमिकल वगैरह इन सब की कोई कमी तो नहीं आती, और बहुत अच्छे से चल रहा है काम? क्या शोध के संबंध में थोड़ा शोध सर इस तरह की, जैसे हमारी जो लोकेशन है वो एक रिमोट है, लेकिन अब आज की स्थिति में हम ऐसी हमारे जो व्यवस्था हो गई है कि हमें किसी भी तरह की केमिकल की, किसी इक्विपमेंट की हमें कहीं कोई कमी नहीं आती है। कोई भी केमिकल किसी को मंगाना है तुरंत उनको महीने भर के अंदर मिल जाता है। लैब पर्याप्त है? लैब हमारी पर्याप्त है, सुविधाएं पर्याप्त हैं। जी। और ऐसी सुविधाएं हैं जो हम किसी भी विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय से हम तुलना करने में उनसे हम 19 नहीं कर रहे हैं। नया विश्वविद्यालय होने के बाद आपने कई देशों की विदेश यात्रा की है, उसके संबंध में थोड़ा, या आखिरी प्रश्न भी आपका उसके संबंध में थोड़ा सा बताएं। विदेश यात्राएं सर मुख्यतः विषय से ही जुड़ी रही हैं कि PhD करने के बाद शोध के संबंधों में कई देशों में कुछ फेलोशिप मिली, मुझे भारत सरकार से भी कुछ फेलोशिप मिली, कुछ विदेशों से फेलोशिप मिली। तो पहली फेलोशिप मुझे जापान से मिली थी, उसमें JSPS फेलोशिप कहते हैं, जिसके लिए वहाँ 1 साल या 2 साल आप जाके काम कर सकते हैं। तो जापान में उस JSPS फेलोशिप के माध्यम से गया था, और वहाँ मैंने कुछ जो चीज़ें की थी कि कैसे जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो तमाम वातावरणीय कारक हैं उनको ठीक करके फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, कैसे उनको जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को दुनिया में बढ़ा दिया जाए, कैसे जो
कंटामिनेटेड जमीनें हैं उस पर हम खेती करना शुरू कर दें, स्वास्थ्यवर्धक खेती रहे, वो पर्यावरण के लिए भी ठीक रहे। भारत सरकार से भी मुझे दो इस तरह की फेलोशिप मिली थी। एक मिली थी जिसके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, जिसके लिए मुझे एडवांस ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाना था। उसमें मैं जर्मनी, उसके माध्यम से मैं जर्मनी गया था। वहाँ मुझे बहुत सीखने को मिला। वो मेरी पहली विदेश यात्रा थी और उस लैब में जाने के बाद मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है और कैसे उसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद एक और मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक फेलोशिप मिली थी, जिसके माध्यम से मैं अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था। अमेरिका तो मैं अमेरिका की फेलोशिप पे गया था। अच्छा, इंग्लैंड भी गया, अमेरिका भी? हाँ, इंग्लैंड में पहले गया था, अमेरिका बाद में गया। अमेरिका में पहले गया था सर, एक छोटी अवधि के लिए, उन्हीं की फेलोशिप थी। एक उनका ट्रस्ट है जिसने मुझे एक पुरस्कार दिया था, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, और एक फेलोशिप दी थी वहाँ काम करने के लिए, तो मैं वहाँ गया था। इंग्लैंड में 2010 में गया था, भारत सरकार की फेलोशिप थी उसके द्वारा। तो वहाँ भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी और सीखने के बाद जो बड़ा अच्छा रहा कि मुझे एक अवसर मिला कि उस चीज़ों को लाके मैंने यहाँ करने की कोशिश की, करने का प्रयास किया, कर भी रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अगर वो सारी चीज़ें मैं यहाँ अपने देश में, अपने इस विश्वविद्यालय में कर पाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रगति होगी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में सर। तो ये रिपोर्ट शासन के स्तर पर भी जाती होगी आपके माध्यम से, जब आते हैं वापस तो यहाँ विश्वविद्यालय में कहाँ जमा करते हैं इसको? हम जैसे भारत सरकार की जो फेलोशिप है, तो जिन संस्थाओं ने फेलोशिप दी थी वहाँ हमारी रिपोर्ट जमा होती है। हमने जो वहाँ क्या सीखा है, क्या हमारी प्रगति रही है, कैसे हमने सीखा, आगे हम क्या काम करना चाहते हैं, तो इस आधार पर हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाली फेलोशिप हमें मिली थी जर्मनी जाने के लिए, तो वहाँ से जो हम सीख के आए थे उसके आधार पर हमको एक 25 लाख का रिसर्च प्रोजेक्ट भी मिला था, जिसको मैंने चलाया बहुत सफलतापूर्वक और चीज़ों को आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं अभी भी आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे प्रोजेक्ट लेने में दिक्कत भी नहीं जाती होगी, इतने बड़े बड़े आप काम किए हैं विदेशों में जाकर? नहीं, अगर उसी को हम आगे बढ़ाते जाए, रिसर्च को करना भी चाहिए सर, कि हमें चीज़ों को जो है वर्टिकली आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं। कुछ लोग करते हैं रिसर्च को वो फैलाते जाते हैं, जिससे वो उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता, वो सतह पर फैलते जाते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हम कह सकते हैं। लेकिन रिसर्च में आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना चाहिए, ताकि जो है प्रगति दिखाई दे और कुछ सॉल्यूशन या कुछ जो उसके प्रोडक्ट है वो आपके हाथ में आए। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत बेबाकी से आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और काफ़ी शोध से लगे हुए प्रश्न भी, उनका जवाब भी आपने बहुत अच्छे तरीके से दिए। इसका लाभ शोधार्थियों को मिलेगा, साथियों को मिलेगा, हमको भी मिलेगा। आपके उज्जवल भविष्य को बहुत बहुत मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद।